बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है ड्यू, एनईटी ड्यू को। ठीक है, जब हमारे पास लीज के अंदर एनईटी ड्यू आ जाती है। एनईटी ड्यू का मतलब क्या होता है? एनईटी ड्यू का मतलब ये होता है कि जब हम इंस्टॉलमेंट जो है वो एडवांस में पे करते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर दिया भी था और उसका क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, और उसके अंदर मैंने एनईटी ड्यू निकालना भी सिखाया था। एनईटी ड्यू के अंदर क्या होता है, बस एक फैक्टर जो है वो फॉर्मूले के साथ जो है वो लग जाता है, 1+%। बाकी फॉर्मूला वही रहता है। अब देखो एनईटी ड्यू के अंदर क्या होगा। एनईटी ड्यू का जब आप वो एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना रहे होगे ना, वो किस तरीके से बनेगा वो जरा आप देख लो। अब एनईटी ड्यू जो है, एनईटी ड्यू जो है जब भी आ जाए, एनईटी ड्यू जब भी आ जाए तो हमेशा आप स्टार्ट करना जीरो से। आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। क्यों जीरो से स्टार्ट होगा? क्योंकि आप फर्स्ट को पे कर, अब दिसंबर 31 को पे करते थे तो पूरा एक साल हो जाता था, तो फिर हम 1 से स्टार्ट करते। लेकिन तो आप यहाँ पर शुरू में ही पे कर रहे हो। पहली जो इंस्टॉलमेंट है, पहला जो रेंटल है, वो आपका पे कर रहे हो, शुरू में पे कर रहे हो, तो आप स्टार्ट करते हो जीरो से। और फिर आप 1 2 3 4 इस तरीके से लेकर जाओ। ठीक है, तो आपने जो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, जो हम लोग स्टार्ट करते थे वो स्टार्ट करते थे 1 से। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी के अंदर ये होता है कि दिसंबर 31 को पे कर रहे हो। दिसंबर 31 को जब आप पे करते हो तो पूरा साल गुजर जाता है, और फिर आप पेमेंट कर रहे हो। जब पूरा साल गुजर जाता है तो पहला साल काउंट होता है एक। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आपका जैसे ही लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, आपने फर्स्ट रेंटल या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब पे कर दी। तो जब फर्स्ट रेंटल या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने शुरू में ही पे कर दी है, इसका मतलब वो होगा जीरो। और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी अगले साल जनवरी 1 में, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी उससे अगले साल जनवरी 1 में, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट आएगी उससे साल अगले साल जनवरी 1 में। इस तरीके से आप चलोगे। तो आपने जो स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने यहां पर स्टार्ट किया है, देखो 4 साल मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। 4 साल तो मेरे काउंट होंगे, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि हमने कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से। बिल्कुल, उसके बारे में बात करें। अब जब आप बेटा एडवांस में पेमेंट करते हो ना, तो जब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जा रही होती है उसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू का क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू। तो जो हमारी एडवांस पेमेंट होगी, जो हमारी पहली एडवांस पेमेंट होगी, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर है। वो तो वैसे ही आज की वैल्यू है जो हम पे कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करना। होता ये था ऑर्डिनरी के अंदर कि हम जो पेमेंट करते थे वो दिसंबर 31 को जाकर, ईयर जब हमारा एंड हो जाता था, तब हम क्या करते थे? पेमेंट करते थे। और फ्यूचर वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकालते थे, क्योंकि जितनी भी पेमेंट्स थी सारी फ्यूचर की थी। पहली पेमेंट भी फ्यूचर की थी, दिसंबर 31 को पे हो रही है। और हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, जनवरी 1 को स्टैंड करके हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। और हमारी जो पहली पेमेंट होगी वो दिसंबर 31 को होगी। तो उसके बाद जो अगली पेमेंट होगी वो भी दिसंबर 31 को होगी। फिर उसके बाद अगली जो पेमेंट होगी दिसंबर 31 को होगी। तो जितनी भी पेमेंट्स होंगी उनका सबका हम क्या निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। आज के दिन खड़े होके, जनवरी 1 में खड़े होके प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। तो वो जितनी पेमेंट्स थी वो तमाम की तमाम क्या थी? फ्यूचर पेमेंट्स थी, जिनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन एनईटी ड्यू के अंदर क्या होता है? एनईटी ड्यू के अंदर ये होता है कि जो पहली पेमेंट करते हो आप एडवांस में, जो पहला रेंटल होता है आपका, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह ये है, जो पहली पेमेंट है वो आज के दिन की जा रही है। और जो आज के दिन हमारी जो पहली पेमेंट हो रही है, जो आज के दिन पेमेंट हो रही है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर है। वहां पे होता था जो पहली पेमेंट होती थी दिसंबर 31 को, वो भी फ्यूचर की थी। पहली पेमेंट ही फ्यूचर की थी ऑर्डिनरी के अंदर।
दूसरी पेमेंट भी फ्यूचर की, तीसरी पेमेंट भी फ्यूचर की होती। तो सारे पेमेंट्स की निकाल कर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते थे। तो हर पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल होता। कहां पर? ऑर्डिनरी के अंदर। लेकिन ड्यू के अंदर क्या होता है? ड्यू के अंदर हर पेमेंट में इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल होगा, लेकिन पहली पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि सर वो हम पे कर रहे हैं जनवरी 1 को, 0 ईयर के अंदर पे कर रहे हैं। तो वो सर आज की बात है। आज का मैं प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालूं? आज की तो अमाउंट वैसे ही किसमें है? प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब ड्यू की बात आती है तो जो पहली इंस्टॉलमेंट जाती है उसके अंदर इंटरेस्ट काउंट नहीं होता। और क्यों इंटरेस्ट काउंट नहीं होता उसका रीजन मैंने आप लोगों को अभी बताया है। क्योंकि जो पहली पेमेंट होती है वो आज के दिन ही पेमेंट हो रही होती है, और आज के दिन ही हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। आज के दिन की जो अमाउंट है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर है। तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, हम फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं। तो जो आगे की जो पेमेंट्स होंगी, पहली इंस्टॉलमेंट के बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी, उसके अंदर तो इंटरेस्ट शामिल होगा, लेकिन जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली पेमेंट जो है वो सुबह सुबह हमने की है। बाकी की पेमेंट्स हम बाद में करेंगे। तो जो सुबह सुबह की पेमेंट है, जो पहले दिन की पेमेंट है, उसमें मैं क्या इंटरेस्ट फैक्टर शामिल है? ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर इसको करने का तरीकाकार क्या होगा। बल्कि मैं ये पूरा चार्ट ना मिटा देता हूँ और फिर हम लोग बैठ के ना साथ में मिल के करें, और साथ साथ में इसकी एंट्रीज भी बनवाऊँ। सारे बच्चे तवज्जो फरमाइएगा। देखो, 2 मिलियन का, 20 मिलियन का जो है वो हमारा अमाउंट आ रहा था। लाइबिलिटी एट स्टार्ट 20 मिलियन। ठीक है। 0 ईयर पे हम स्टैंड कर रहे हैं, यानी कि जनवरी 1 को स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन में जून चल रहा है, जून को छोड़ दो, आसान होगा समझना हमारे लिए जनवरी। तो पहले साल जो है वो, पहले साल 0 ईयर पे जनवरी 1 पे हमारा इंटरेस्ट क्या होगा? जीरो, नील बटा नील, जीरो जीरो। ठीक है। सब टोटल भी हमारा कितना होगा? वही 20 मिलियन होगा, क्योंकि कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट हमारी जाएगी 5.8 मिलियन की जाएगी, यानी कि 58 लाख। अब लाइबिलिटी एट एंड क्या आएगी मुझे ये बताओ। 14 लाख। सही है। 14.2 मिलियन सही है। 14.2 मिलियन। अब ये क्या है? हमारी 0 ईयर की लाइबिलिटी एट एंड है। 0 ईयर की लाइबिलिटी एट एंड का मतलब ये है कि समझ लो, हम कहाँ पे, जीरो का मतलब क्या है? हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हम सर अभी जनवरी 1 पे ही स्टैंड कर रहे हैं, अभी हम आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी एंड बेसिकली हमारी इनिशियल लाइबिलिटी ही है अभी। तो जो लाइबिलिटी स्टार्ट थी वो तो मैंने वैसे ही लिख दी 20 मिलियन, क्योंकि टोटल हमारी प्रेजेंट वैल्यू 20 मिलियन की बन गई। उसके बाद इंटरेस्ट तो है नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट हमने निकाल दी, शुरू में ही दे दी। तो शुरू में ही हमें कितना पे करना है? शुरू में ही हमें 14.2 मिलियन का अमाउंट जो है वो पे करना है। अच्छा, जो पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे की है उसके अंदर इंटरेस्ट तो है नहीं, तो जितना अमाउंट है वो सारा का सारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। यानी कि यानी कि 5.8 मिलियन का पूरा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। और अभी हम स्टैंड कहां पे कर रहे हैं? जनवरी 1 को।
अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जनवरी फर्स्ट को हमने पहली पहली इंस्टॉलमेंट दी है। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, ये पहले साल की सर हमने एंट्री क्या बनाई होगी? पहले साल की हमने एंट्री क्या बनाई होगी? पहले साल की हमने एंट्री बनाई होगी, सबसे पहले तो हमने क्या किया होगा, हमने जो है आरओयू को डेबिट किया होगा। आरओयू हमारा 20 मिलियन का है, ठीक है। और लीज लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। कितने से? 20 मिलियन। ये हमने पहली एंट्री बना दी होगी कब? सपोज कर लो जुलाई फर्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद जुलाई फर्स्ट को ही सर हमने पहली अपनी इंस्टॉलमेंट पे की है, तो हमने एंट्री बनाई होगी लीज लायबिलिटी डेबिट 5.8 मिलियन से। और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट 5.8 मिलियन से। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो कोई है नहीं। ये भी हमारी कब हो रही होगी पेमेंट? जुलाई की फर्स्ट को। ये हमने अभी तक काम किया है, पहली पेमेंट हमने की है 5.8 मिलियन। अब तक की जो हमारी लायबिलिटी है, टोटल जो हमारी लायबिलिटी अब बन रही है 5.8 मिलियन के बाद, वो है 14.20। 14.20 की लायबिलिटी। अब मुझे ये बताओ, अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो कब पे करोगे? अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो आप कब पे करोगे? 30 जून को पे करोगे? कब पे करोगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट? अब जो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा वो कब जाएगा? 1 जन आएगा। ठीक है। अब सपोज कर लो कि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, समझने में आसानी है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे कब पे करोगे? 1 जन को करोगे या December 31 को करोगे? 1 जन को करोगे, तो सर हम एडवांस में पेमेंट करोगे। अब जो हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 1 जन को। ठीक है, अगले साल जाएगी। अब इस साल सर और कोई अमाउंट हमें पे नहीं करना है, क्योंकि इस साल का खाता हम शुरू में ही खत्म कर चुके हैं। अब जो भी खाता हमें अदा करना है वो हमने अगले साल के शुरू में अदा करना। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, इस साल मान लिया आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, लेकिन इस साल आपकी एक लायबिलिटी तो है ना। और वो लायबिलिटी आपकी कितनी है? 14.2 मिलियन की लायबिलिटी। इस साल आपकी जो एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो बन रही है लायबिलिटी, वो 14.2 मिलियन की ये लायबिलिटी आपकी बन रही है, 14.2 मिलियन। अब इसकी अदायगी होगी, इसमें से कुछ अमाउंट हम अगले साल जनवरी फर्स्ट को पे करेंगे 5.8 मिलियन का। ठीक है। लेकिन 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 इस साल की जो लायबिलिटी है, इस साल की जो लायबिलिटी है सर, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो काउंट होगा, क्योंकि इसको तो पूरा साल गुजर गया है। तो बेटा इस साल की लायबिलिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट तो बुक होगा इस साल। लेकिन उस इंटरेस्ट की पेमेंट कब होगी? जब आप अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे होगे, तब आप उस इंटरेस्ट की पेमेंट। लेकिन क्योंकि ये लायबिलिटी आपके साथ पूरे साल चल रही है 14.2 मिलियन की, इस लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग ये कहती है, अकाउंटिंग का एक्रूअल कंसेप्ट ही यही है आपका, कि जहां आपका खर्चा हो गया आपने उसको बुक करना है। भले आप उसकी पेमेंट अभी ना कर रहे हो। आप पेमेंट कब कर रहे हो? सर पेमेंट तो हम अगले साल जनवरी फर्स्ट में करेंगे पेमेंट। अगले साल हम जनवरी फर्स्ट में पेमेंट करेंगे। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये बेसिकली है किसका सर? ये इस साल का इंटरेस्ट है जो कि हमें बुक करना है। तो अब आप क्या करोगे, इस 14.2
मिलियन पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट बुक करोगे। 14.2 मिलियन के ऊपर जरा रेट अप्लाई करो 15.7258 का। बताओ मुझे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है। इस साल इंटरेस्ट बुक होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हो कर रहा मेरा। पेमेंट तो मैं अगले साल इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे करूंगा ना, क्योंकि जब भी पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की वो तो इंस्टॉलमेंट के साथ हो रही है। लेकिन इंटरेस्ट की बुकिंग होगी एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करोगे आप। तो वो आ रहा है सर 22233075। 22233075 का सर हमारा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब इसकी एंट्री बनेगी, बिल्कुल किसी ने बताया कि सर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पेबल को क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। कितने से, 22233075, 22233075, 22233075। ये आपकी, जाकर अभी हम कह रहे थे कि हम जनवरी जनवरी खेल रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर वाला खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया जनवरी फर्स्ट, ये जनवरी फर्स्ट, और ये हो गया दिसंबर 31। आपने एक्सपेंस बुक कर लिया, लेकिन अभी तक इसकी पेमेंट नहीं की। पेमेंट आप कब करोगे इसकी, जनवरी 1 को। अब मुझे एक और बात बताओ, जब सर पहले साल अगर हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले साल से जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो पहले साल हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर सर हम आरओयू कितने से दिखाएंगे, 20 मिलियन से दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। बात हो रही है डेप्रिसिएशन को भी हटा दो, बीच में से निकाल दो, पारी करो डेप्रिसिएशन। वो हमें पता है कि सर डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो पहले साल जब हम अपना एसेट बुक करेंगे वो 20 मिलियन माइनस डेप्रिसिएशन कर दें। ठीक है, लेकिन जो हम अपनी लायबिलिटी बुक कर रहे होंगे, सर जो हमारी लायबिलिटी होगी वो होगी एक तो हमारी लायबिलिटी जो है वो 14.2 मिलियन की लायबिलिटी है, इसको रिपोर्ट करना है। 14.2 मिलियन की लायबिलिटी को सर हमने रिपोर्ट करना, जो टोटल लायबिलिटी है 14 पॉइंट। तो अभी हम करंट और लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम टोटल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। टोटल लायबिलिटी आप कितनी बुक करोगे, 14.2 मिलियन की लायबिलिटी होगी सर लीज वाली, और एक लायबिलिटी हमारी इंटरेस्ट पेबल की भी आएगी, और वो कितने से आएगी, 22233075 से। तो सर अगर हम इसके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंपैक्ट देंगे, अगर सर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंपैक्ट देंगे, सपोज कर लेते हैं सर ये 2016 है, सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सर हमारा आरओयू जाएगा, भाई कितने साल का एग्रीमेंट था, कोई एसेट वैसेट की लाइफ वाइफ बताई हुई थी क्वेश्चन के अंदर। पे बैक का ऑप्शन है ना, 10 साल है, फिर एसेट 20 मिलियन है, एसेट की कॉस्ट 20 मिलियन है, 20 मिलियन को 10 से करोगे 2 मिलियन आएगा, 2 मिलियन माइनस कर तो सर हमारा आरओयू जाएगा 18 मिलियन से, 20 माइनस 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन का मैंने डेप्रिसिएशन माइनस, ये हमारा सर एसेट हो जाएगा। 4 साल तो लीज का है और 10 साल हमारा क्या है, एसेट की लाइफ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर पे बैक ऑप्शन हो, जैसे कि यहाँ पर 2 मिलियन का हमारा पे बैक ऑप्शन है, 2 लाख का मेरे ख्याल में पे बैक ऑप्शन है, तो अब मैं एसेट की लाइफ पे डिवाइड कर रहा हूँ। अगर पे बैक ऑप्शन नहीं होता तो फिर मैं लीज कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ पे डिवाइड करता। ठीक है, जो दोनों में से जो फिर आपका लोअर होता उससे आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पे बैक ऑप्शन है, तो इट मीन्स कि अब मुझे जो है वो डेप्रिसिएशन जो निकालना है तो एसेट की लाइफ के ऊपर डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 2 मिलियन आ गया 18 से लेंगे। अब सर अगर मैं टोटल लायबिलिटी की बात करता हूँ, तो सर टोटल लायबिलिटी जो मेरी लीज की है, अभी मैं इसमें करंट की और नॉन करंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ।
जो सर हमारी लीज लाइबिलिटी है वो है 14.2 मिलियन, और साथ में सर हमारा इंटरेस्ट पेएबल भी है, और वो कितना है इंटरेस्ट पेएबल 22,33,075। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है? किसी को कोई मसला? सर लीज लाइबिलिटी को आपने डिवाइड नहीं किया, कर लेंगे आगे चलकर, अभी बस ये माइंड में देखो कि टोटल लाइबिलिटी आपकी कितनी है 14.2 में। यहां तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? खाओ कसम, सबको क्लियर है? ठीक है, तो समझ में आ गया। अब सर हम अगले साल गए, अब हम अगले साल गए, अब अगले साल जब हम गए तो हमें जो है वो हमारी, अब जनवरी फर्स्ट को सर हम कितना पे करेंगे? 5.8 मिलियन पे करेंगे। ठीक है, जनवरी फर्स्ट को हम, ये जनवरी फर्स्ट है, 0 ईयर, अब अगले साल भी जनवरी फर्स्ट कितना पे करेंगे? 5.8 मिलियन। अब 5.8 मिलियन के अंदर पिछले साल का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो अभी हमने लाइबिलिटी बुक की हुई है, और वो लाइबिलिटी आपकी कितनी है? 22,33,075। और बाकी का लाइबिलिटी स्टार्ट तो आपकी कितनी थी? लाइबिलिटी स्टार्ट थी आपकी वो 114.2 मिलियन की, ये सर हमारी लाइबिलिटी स्टार्ट थी, ये इंटरेस्ट है जो पिछले साल का। तो टोटल आपका सब टोटल कितना बन रहा है बताओ जरा मुझे, सब टोटल मुझे बताओ कितना बन रहा है? 164,33,075, 164,33,075 सर, ये हमें पे करना। इंस्टॉलमेंट आपकी 5.8 मिलियन की गई, माइनस करो, लायबिलिटी एंड कितनी आ रही? 106,33,075, ठीक है, ये हमारी आ रही। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे जरा बताओ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद? 5.8 मिलियन से आप जरा इंटरेस्ट माइनस करो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना? किसी ने निकाल लिया है? 3566,925। सर ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम जनवरी फर्स्ट को पे करें। कब पे करेंगे? जनवरी फर्स्ट को, दूसरे साल जनवरी फर्स्ट को पे करेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक समझ में आ गया कि अब जो हम सर जनवरी फर्स्ट को दूसरे साल में शुरू में ही जनवरी फर्स्ट को 5.8 मिलियन का अमाउंट पे कर रहे हैं, उसमें से 22,33,075 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि पिछले साल का है, अभी अदा हो रहा है, ठीक है, और बाकी का जो प्रिंसिपल है 3566,925 जो अभी आप लोगों ने निकाल के मुझे बता, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आओ दोबारा से, जो पहले साल आपने लाइबिलिटी बुक की थी, पहले साल जो आपने लाइबिलिटी बुक की थी 14.2 मिलियन टोटल लाइबिलिटी, मैंने कहा था छोड़ दो करंट लाइबिलिटी कौन सी और लॉन्ग टर्म कौन सी। अब मुझे जरा बताओ, अब इसमें आपकी करंट लाइबिलिटी कौन सी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी? टोटल जो आपकी लीज लाइबिलिटी 14.2 मिलियन की, इसमें करंट लाइबिलिटी कौन सी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी? तो प्रिंसिपल तो लायबिलिटी स्टार्ट में से इंटरेस्ट लेस करके, नहीं नहीं, लायबिलिटी स्टार्ट में से नहीं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है ना उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे ना तो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा। जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है ना 5.8 मिलियन की आप टोटल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसमें आपका प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल होता है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दो तो प्रिंसिपल का अमाउंट आता है।
मुझे ये बताओ 14.2 मिलियन जो आपने पहले साल लायबिलिटी बुक की है अपनी टोटल लायबिलिटी, इसमें से आपकी करंट लायबिलिटी कौन सी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी? इसमें से आपकी करंट लायबिलिटी कौन सी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है? खामोशी क्यों हो गई? इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी को हमने अलग से कैलकुलेट कर ली ना, वो तो लिख दी है। मैं 14.2 मिलियन वाली लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो इंटरेस्ट वाली तो हमने अलग से पेबल रिकॉर्ड कर लिया था। अब सुनो जरा मेरी बात। 14.2 मिलियन आपने टोटल लायबिलिटी बुक की है साल के एंड पे। अब इसमें से करंट लायबिलिटी वो होगी जो हमें अगले साल पे करनी है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होगी जो हमें उससे अगले सालों में पे करनी है। ये बात समझ में आ रही है? 14.2 मिलियन की जो हमने लायबिलिटी बुक की है उसमें से कुछ पोर्शन हमारा होगा करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी का वो अमाउंट जो हमें अगले साल पे करना है, जो हमें अगले साल पे करना है, वो हमारी करंट लायबिलिटी है। अगले साल आपको कितना अमाउंट पे करना था? सर अगले साल हमने 5.8 मिलियन का अमाउंट पे किया है, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट 2233,075 का था, और जिसमें हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट कितना था? 3,566,925। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, ये हमारी लायबिलिटी थी सर। एक हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था, ठीक है, वो 2233,075, वो तो सर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो लायबिलिटी हम ऑलरेडी सेपरेटली बुक कर रहे हैं, वो लीज लायबिलिटी के अंदर काउंट नहीं हो रही है। और एक अमाउंट जो हमने अगले साल पे किया है जनवरी फर्स्ट को, वही तो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है ना। तो जनवरी फर्स्ट को जो आप अमाउंट पे कर रहे हो 5.8 मिलियन का, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस ये 2233,075, और बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का प्रिंसिपल जो है वो आपकी करंट लायबिलिटी थी पिछले साल की, क्योंकि वो आपने जनवरी फर्स्ट में पे किया है। वेरी नेक्स्ट ईयर शुरू में पे कर दिया आपने, तो वो दिसंबर 31 तक आपकी क्या थी, करंट लायबिलिटी थी। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, सर ने बोल दिया। डबल थ्री, नहीं 3566,925। तो सर जो हमारी करंट लायबिलिटी थी, जो हमारी करंट लायबिलिटी थी, लॉन्ग टर्म लीज लायबिलिटी और करंट लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। सर इंटरेस्ट पेएबल हमारा है 22,23,075, ठीक है। करंट लायबिलिटी हमारी है 3566,925। 3566,925, ये हमारी सर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगी? सर टोटल लायबिलिटी थी हमारी 14.2 मिलियन की, हमारी टोटल लायबिलिटी थी 14.2 मिलियन की, हमारी टोटल लायबिलिटी थी। 14.2 मिलियन में से जरा आप माइनस कर दो 3566,925, तो आपकी बाकी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। 14.2 मिलियन में से अपनी ये करंट लायबिलिटी का अमाउंट माइनस करो। सर 106,33,075, यही देख लो आपकी अगले साल की लाइबिलिटी है। 106,33,075, ये आपकी अगले साल की। समझ में आया कि पहले साल की मैंने
अपनी जो बैलेंस शीट बनाई है वो किस तरीके से बनाई। जहां तक बात क्लियर है, किसी को कुछ पूछना हो। सबको क्लियर है बेटा? फरीन बेटा क्लियर है? रैनब क्लियर है? अरसलान को तो क्लियर है। अरीबा को क्लियर है, ठीक है जी। सही है, समझ में आ गया। अच्छा बेटा, ये तो हमारा पहले साल की कहानी होगी। अब ऐसे ही आप चलोगे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में आए, अब देखो ये हमारी लाइबिलिटी है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में अगर आप आते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ये हमारी फर्स्ट ईयर की थी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जब आप एंट्री बनाओगे ना, तो अब वो नेक्स्ट ईयर की आपकी एंट्री क्या होगी? अब ये हमारा आ गया सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में जब जाओगे आप, तो पहले आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करने लगोगे तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट पेएबल है, इसकी पेमेंट होगी, तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट होगा। 22333075 से। फिर उसके बाद लीज लायबिलिटी डेबिट होगी आपकी। जो पिछले साल आपने करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रखी है, आपने पिछले साल अपनी करंट लायबिलिटी कौन सी रिकॉर्ड कर रखी है? वो ये रिकॉर्ड कर रखी है फर्स्ट ईयर के अंदर बैलेंस शीट के अंदर 3566,925। इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे आप, डेबिट करोगे 3566,925। और साथ में बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे 5.8 मिलियन से। ये आप सेकेंड ईयर जनवरी फर्स्ट में एंट्री बनाओ। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो? क्लियर है? तो अगले साल जब आप पेमेंट कर रहे होगे तो इंटरेस्ट पेएबल पिछला वाला वो अदा करोगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अदा करोगे। बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर। अब यहाँ पर दोबारा जब सेकेंड ईयर के लास्ट में आओगे December 31 में, तो आप एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। यानी कि इंटरेस्ट का एक्चुअल बुक करोगे। अब वो कितना अमाउंट होगा? वो आपकी जो लाइबिलिटी है 10622333075, 106333075, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। मुझे बताओ जरा करके कितना आ रहा? 1672145। ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है।
मतलब जो आप December 31 पे जो लायबिलिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस की बनाओगे वो आप इनकी ये बनाओ 1672145 ये आपकी लायबिलिटी। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब उसके बाद सब टोटल करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है सब टोटल। 12305 220 12305 5.8 मिलियन की आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी। लाइबिलिटी एंड कितना हो जाएगा? 6505220 और प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होगा? 412785 ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का अमाउंट। अच्छा, अब अगर हम सेकंड ईयर की अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो आरओयू जाएगा हमारा सबसे पहले एसेट में। 20 मिलियन का आरओयू था, अब डेप्रिसिएशन 4 मिलियन का हो जाएगा, यानी कि 16 मिलियन से जाएगा। हर साल का 2 मिलियन का आपका क्या है? डेप्रिसिएशन। अब अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटी और करंट लीज लाइबिलिटी और फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेबल। सर इंटरेस्ट पेबल का तो अमाउंट यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट, 1672145 जो अभी हमने एक्रूअल बुक किया। अब करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड करना हो। देखो पहले हमने करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड की। इसको हमने करंट लायबिलिटी माना था और इसको हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना था। अब यहां पर हमारी ये करंट लायबिलिटी होगी और ये क्या होगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। ये हमारी करंट लायबिलिटी होगी और ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, जैसे पहले हुआ था। ये हमारी क्या थी? करंट लायबिलिटी 3566925 और ये हमारी क्या थी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 106333075। तो अब सेम यहां पर नीचे आपके पास ये 4127,855 करंट लायबिलिटी होगी और 6505220 आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। 7855 4127,855 और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी आपके पास 6505220 6505220। क्या बात है, क्या बात है अब्दुल रहमान, गुड हो गया, वेल डन यार, वेल डन, शाबाश। आपने सबसे पहले आंसर किया। तो ये हमने क्या इसकी सीख ली? बैलेंस शीट सीख ली दूसरे साल की। अब जब हम आएंगे तीसरे साल में तो बेटा वही काम करना है आपको। 6505220 इंटरेस्ट रेट अप्लाई करो, कितना अमाउंट आ रहा है? 1023003 1023003 सब टोटल करके बताओ मुझे कितना आ रहा है? 752822 और इंस्टॉलमेंट 5.8 मिलियन की। ठीक है, और लायबिलिटी एंड माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 1728075
223 और का ये प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 477699। गुड हो गया, शाबाश। ये कुछ चार पांच बच्चे ऐसे हैं कि वेल डन यार, तुम लोग फौरन के फौरन हाथ के हाथ आंसर देते। बाकी भी है, बाकी थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन चार पांच बच्चे तो यार माशाल्लाह जबरदस्त यार, वेल डन, इस तरीके से काम करो। अच्छा तो अब उसके बाद आगे आओगे तो ये आपकी है 1728223। ठीक है, ये लाइबिलिटी स्टार्ट। अब देखो इसमें आखिरी साल में इंटरेस्ट कैसे निकालना, आखिरी साल की आपकी लाइबिलिटी क्या होगी। अब देखो चार इंस्टॉलमेंट आप दे चुके 5.8 मिलियन। 5.8 मिलियन की पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट और चौथी इंस्टॉलमेंट दे चुके, चार इंस्टॉलमेंट दे चुके हो। अब आपको 5.8 मिलियन कुछ नहीं देना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ आपके पास पे बैक का ऑप्शन था, कितना 2 लाख का था, 2 मिलियन का, वो देना है आपको। तो सब टोटल को आपने 2 मिलियन पे लेकर आना है। अब इंटरेस्ट क्या होगा, इसका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ले लो। 477 नहीं, 271777। अब ये जो हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, ये 2 मिलियन की जा रही है, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। लाइबिलिटी एंड जीरो, और प्रिंसिपल अमाउंट है 1172822। तो ये बेटा हमारा पूरा का पूरा स्केड्यूल था जो हमने बना, और इसकी साथ साथ 2 साल की मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता। देखो इसमें सबसे आसान है, आपको क्या करना है, जो लाइबिलिटी एंड आ रही होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपकी क्या होगी, करंट लायबिलिटी, जिस तरीके से मैंने निकाला। यहां तक किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला, कोई परेशानी, तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा तो समझो कि देखो, जो IFRS 16 के अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी। IFRS 16 के अंदर मेन प्रॉब्लम जो है वो ये थी। अब उसके बाद जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, अब मेरी कोशिश ये होगी कि वीक में 4 क्लासेस आप लोगों की करो, ताकि हमारा जून तक जो है वो कवर अप हो जाए। बिल्कुल ऑर्डनरी से चेंज है, ऑर्डनरी से चेंज है, ऑर्डनरी की अलग से प्रैक्टिस करना, ड्यू की अलग से प्रैक्टिस करना। कोशिश ये करना, कोशिश ये करना कि जो हमने ऑर्डनरी से किया हुआ है ना, उसको ड्यू से कर लेना। जैसे कल का सवाल क्या था, ड्यू वाला था ना, हमने उसको ऑर्डनरी से किया। ऐसे ही जो कुछ ऑर्डनरी से अगर कोई सवाल है, वही उठाओ, उसको ड्यू से करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो कैफ की एमसीक्यूज है IFRS 16 की, कैफ की बुक सबके पास होगी, उनकी एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करो। उनकी एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करो। कैप के अंदर नॉर्मली जितनी भी एमसीक्यूज है, वो ज्यादातर लेस की है, लेसोर की बहुत कम है। तो लेसोर तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं। आगे की क्लासेस में हमारी मतलब 2 क्लासेस हमारी और होंगी, जिसमें हमारी ये IFRS 16 जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये दो हमारे जो है ना, एक डेफर्ड टैक्स का और IFRS 16, ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम हो। बाकी जितने भी हमारे हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो एक दो क्लासेस के अंदर हमारे कंप्लीट हो, और ये हैं भी इंपॉर्टेंट। इनसे बहुत सारे सवाल आते हैं, लीज से भी आते हैं, डेफर्ड टैक्स से भी आते हैं। और लीज से समझो कि 90% यहीं से आ रहे होते हैं जो हमने पढ़ा है। बाकी सेल्स एंड लीज बैक कर लेंगे, 10% और हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम लेसोर की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा होगा। एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, लेकिन फॉर दी सेफ साइड हम पढ़ के चले जाए। ठीक है बेटा।
या ट्यूसडे और वेडनेसडे के अंदर मैं आप लोगों की एक और क्लास रखूंगा, और ऐसी एएमए की भी अब मुझे एक क्लास और बढ़ानी पड़ेगी। किसी का कोई सवाल हो आज की क्लास में तो पूछ लो। नहीं नहीं, 8, 8:30 बजे नहीं होगी ना, अब हमने अभी क्लास ले ली है। हाँ, एएमए का लेक्चर होगा 7, 7:15 बजे। अभी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह ताला एएमए का कुछ हमने एबीसी कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो सॉल्व नहीं किए थे, हम उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब देखो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर आपसे पूछता है कि इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बताओ कि आपकी कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या टोटल लायबिलिटी आपकी कितनी बन रही है। आरओ को किस अमाउंट से रिप्रेजेंट करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वो अमाउंट जो किस तरीके से लिखी जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। ये सवाल आ रहे हैं प्लीज के अंदर। ज्यादा जो एग्जामिनर जो टेस्ट करता है वो आपसे लायबिलिटीज के अंदर पूछ रहा होता है कि आपकी करंट लायबिलिटी कौन सी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है, या टोटल लायबिलिटी आपकी। अच्छा, एक दफा क्या हुआ, एक दफा मैं आपको एक बात बताऊं। एफएससीआर का जब मैंने पेपर दिया तो ना मैं ड्यू के अंदर बड़ा कंफ्यूज होता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा नॉलेज दे दिया है, अब ड्यू में नहीं होते कंफ्यूज। तो ड्यू के अंदर ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, और मेरी बारी में ना ड्यू से सवाल आ गया जो अभी हमने पढ़ा इस तरह का। और उसने बताऊं क्या किया, और उसने ना सिनेरियो थोड़ा सा अजीब सा बनाया। अजीब सा बनाने के बाद ना उसने कहा कि लीज कॉन्ट्रैक्ट आपका भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पेमेंट आपकी अगले साल से स्टार्ट होगी जनवरी 1 को। ड्यू का ही कंसेप्ट था, लेकिन जनवरी 1 को आपकी जो है वो स्टार्ट होगी। और फिर उसने मुझे बताया कि आपकी मुझे मुझे ये बताओ कि आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगी आखिरी के साल में, मतलब आखिरी से पहले वाले साल में। जैसे सपोज करो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपका समझ लो कि दूसरा साल हो गया, वो आखिरी से पहला वाला साल होगा। उसके अंदर उसने पूछ लिया कि आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगा। तो अब ड्यू के अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन वहां पे मेरा थोड़ा सा दिमाग काम किया। उसने मुझे ऑप्शन दिए हुए थे 4। जब आखिरी सालों में आ जाते हो आप, तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म, कम होना शुरू हो जाती है, और आखिरी के साल में तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ना कोई करंट लायबिलिटी रहती है और ना आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहती है, क्योंकि आप सारा अमाउंट क्या कर देते हो, पे कर देते हो। ये तो सब बच्चों को पता है कि आखिरी की इंस्टॉलमेंट पे आकर जब हम पे करते हैं तो अब हमारी कोई ना ही करंट लायबिलिटी होती है और ना ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक साल पहले चले जाते हैं तो सिर्फ हमारी करंट लायबिलिटी रह जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि अगले साल हमने अदा कर। और उससे एक साल पहले जाते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है बस। एक साल की करंट लायबिलिटी होती है और एक साल की हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। तो उसने मुझे सवाल पूछा। अब ड्यू के अंदर तो मैं थोड़ा जो है वो कंफ्यूज था कि यार इसको किस तरीके से सॉल्व करूं। सॉल्व भी कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये आखिरी के सालों में से पूछ रहा है। आखिरी के साल में तो हमारी करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती ही नहीं है। इससे पहले साल में उसने पूछा था, मतलब कि समझ लो कि 30 साल के आखिर में पूछा था, आगे 2 साल रहते हैं। तो मेरा दिमाग ये काम किया कि मैंने तीनों वैल्यूज देखी जो ऑप्शन थे, उसमें जो सबसे कम वाला अमाउंट था वो मैंने उठाया। मुझे पता है कि यार एक अमाउंट जो था वो टोटल लायबिलिटी वाला अमाउंट आ रहा था, एक अमाउंट जो था वो जो है वो एक साल की लायबिलिटी हटाने के बाद अमाउंट आ रहा था, और एक अमाउंट जो है वो उन दोनों अमाउंट में से कम था।
तो मैंने उसके ऊपर टिक लगा लिया कि यार ये तो आंसर होगा ना। देखो दो वाले तो हो ही नहीं सकते, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर पूरी लीज लायबिलिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें से एक करंट ऑप्शन होता है और एक लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि यार अगर मैंने अगले साल को देखता हूँ तो अगले साल एक और इंस्टॉलमेंट जानी है, तो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का अमाउंट क्या होगा, वो कम होगा। तो जो सबसे कम वाला अमाउंट था उसको मैंने चूज कर लिया, ठीक हो गया आंसर। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभार एग्जाम में ट्रिक भी ले लिया करो यार, कि अगर नहीं समझ में आ रहा आंसर तो कॉमन सेंस क्या कह रही है कि क्या आना चाहिए आप। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों की वेडनेसडे को या ट्यूसडे को आप लोगों से मुलाकात होगी, और उसमें हम सेल्स एंड लीज बैक पढ़ेंगे। नहीं नहीं, कॉमन सेंस ही तो काम कर रहा होता है। कॉमन सेंस ही तो काम कर रहा होता है उसी टाइम। हमारे टीचर हमें कहा करते थे कि एक बच्चा पूरा साल बुक नहीं पढ़ता। जब हम ग्रेजुएशन की पेपर देते, बच्चा पूरा साल बुक नहीं पढ़ता, तो लेकिन जब वो पेपर में बैठता है ना तो पूरी बुक लिख कर आता है। इतनी ज्यादा उसकी कॉमन सेंस काम कर रही है। और बिल्कुल कूल होके जाओ पेपर में, जब पेपर आएगा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बिल्कुल कूल होके चिल होके, कोई मसला नहीं। रुक गया तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर पेपर रुक जाता है, तो मतलब एक बड़ी अच्छी बात यार, एक बच्चे ने मुझे की, तो उससे मैंने पूछा भाई क्या हुआ है पीसीआर का। बेचारे का ना 2 से 3 अटेम्प्ट बेचारे की, अनफॉर्चुनेटली मेहनत बहुत करता है वो लड़का, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। बल्कि पिछली दफा तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था और पढ़ रहा था, तो कह रहा यार फिर रुक गया पेपर मेरा एफएससीआर। तो मैंने बोला यार कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर देना। उसने एक ही जवाब दिया, यार जो भी है यार अल्लाह की मर्जी है। कह रहा लेकिन मैंने जो एफएससीआर के अंदर सीखा है ना, ये नॉलेज मुझे कहीं से नहीं आती। जो जिस तरह के स्टैंडर्ड्स आप लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, ये जो नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो ना, ये आपको एमबीए के अंदर मिलेगी ना, आप लोगों को बीबीए के अंदर मिलेगी ना, आपको एमकॉम के अंदर मिलेगी ना, आपको बीएस के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये नॉलेज आप लोगों को मिल ही नहीं सकती। मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी में हूँ, ना एमबीए वाला बच्चा ये पढ़ता है ना बीबीए वाला बच्चा ये पढ़ता है। जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो पूरी नॉलेज है आप लोग। आगे जब आप लोग अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे, अगर बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे तो अंदाजा होगा कि हम क्या सीख रहे हैं। जब हमसे ऑडिटर बात करेगा तो हमें समझ में आ रही होगी बातें कि वो क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो नॉलेज के लिए पढ़ो, पेपर इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। एफएससीआर मुश्किल पेपर नहीं है। मुश्किल तब होगा जब आप लोग एफर्ट नहीं करोगे, मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करो, और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दो, तो इंशाल्लाह ताला पेपर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, अब नमाज का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो नमाज पढ़ने के बाद एम ए के जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनके हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओबीसी कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।